फंडामेंटलिज्म एक डिवाइडिंग लाइन है गवर्नेंस में और गुड गवर्नेंस में। और स्टडी केस अफ़गानिस्तान है, जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से टेररिज्म के जितने भी स्वरूप हैं उनकी चर्चा होगी। उसका एक विस्तारवाद भी रूप है, माओवाद भी उसका रूप है, नक्सलवाद भी उसका रूप है, कट्टरता और हिंसा में से उभरते हुए मजहबी दंगे भी उसका एक रूप है। किसी की भूमि हड़प लेना अपनी ताकत से, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लेना, जैसे चीन ने तिब्बत का किया या अन्य का करने की कोशिश कर रहा है और कर चुका है। इसी के साथ साथ गवर्नेंस थ्रू पीस, ब्रदरहुडनेस, हैप्पीनेस होगी कि गवर्नेंस विद वायलेंस होगी। मैं उसको बोलते हुए कहा करता हूँ इंटरनेशनल फोरम पर और लोकल भी कि गवर्नेंस ऑफ राम या गवर्नेंस ऑफ रावणा। भारत ने रावण की गवर्नेंस को नकारा है। 6-7 साल पहले मैं श्रीलंका गया हुआ था। वहाँ के हाउस के स्पीकर ने हमें ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया था। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आपके यहाँ का सम्राट रावण हुआ, वो जैसा था वो गुणगान करते हुए मैंने कहा, दुनिया में ऐसा राजा और शासक ना पहले हुआ, ना अब है और ना आगे होगा, ऐसा लगता नहीं, जिसने अपनी जनता को ऐसी छत और रोजगार दिया जो मेड ऑफ गोल्ड था, फुल ऑफ गोल्ड था। जबकि राम ने अपनी प्रजा को मेड ऑफ ईटा ब्रिक्स और मेड ऑफ बैम्बो घर थे। तब भी आपने रावण के नाम पर ना मंदिर है, ना स्टैचू है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई भवन और सड़क है। द सिंपल आंसर ऑफ दैट लीडर इज़ कि भोग की और हिंसा की कभी पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। जिसमें जीवन चरित्र हो, नैतिकताएं हों, मूल्य हों, उसी का होता है। इसलिए हम रावण को नहीं, राम को ही मानते हैं। इसलिए हमने लाखों साल पहले ये उत्तर दिया था, 5000 साल पहले भी फिर उत्तर दिया, कंस नहीं कृष्ण। चाहे आज अपने यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें आ गई होंगी, परंतु किसी पर कब्जा करना और किसी भी वायलेंस से ओत-प्रोत गवर्नेंस, इसके हम भारत के रूप में ना पक्षधर थे, ना हैं, ना होंगे। और इसलिए यह जो ग्लोबल टेररिज्म का एक स्टाइल बढ़ रहा है, वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली अंडर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, इसको रेखांकित करने के लिए यह एक 1 डे कॉन्फ्रेंस है। सुबह 10 बजे से शुरू होगी, शाम के 6 बजे तक चलेगी। फिर से विषय दोहरा देता हूँ, ग्लोबल टेररिज्म, वाइस वर्सा, ह्यूमैनिटी, पीस और इसके सॉल्यूशन में रास्तों की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। बहुत बड़ी वक्ताओं की सूची है, वो फोल्डर आपको मिल जाएगा तो उसमें से पता लग जाएगा। कुछ आप पूछेंगे तो मैं पढ़ कर बता दूंगा। तो जो इसके अंदर आएंगे और अपनी बातों को जीस्ट में कहने की कोशिश करेंगे, यह विश्व को और विशेष रूप से भारत को सुरक्षित और शक्तिशाली करना और विश्व को संघर्षों से निकालकर विकास और शांति के रास्ते पर डालने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। अनेक देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। इट इज़ नॉट ए इवेंट, इट इज़ जस्ट ए स्टार्ट ऑफ ए मिशन एज ए मूवमेंट। ताकि आगे सीरीज़ ऑफ कार्यक्रम चलेंगे, उसका निर्णय हम लोग कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ घोषित करेंगे कि आगे क्या करेंगे। परंतु इस समय कि वर्तमान में क्या होगा, तो इसके लिए आप सबको
और आदर सहित निमंत्रण दिया गया, आप उसको स्वीकार करके आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रश्न इस कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त भी बहुत सारे होंगे जो आपके मनों में पूछने के लिए होंगे, क्योंकि मैं अभी जब आ रहा था इधर तो मुझे काशी से फ़ोन आया, सहारा समय के लोग थे शायद, एक रांची से आया, दैनिक जागरण के लोग थे, कुछ डिजिटल मीडिया के थे, कुछ प्रिंट मीडिया के थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे। तो मैंने कहा अभी मुझे प्रेस में भी जाकर बोलना है, थोड़ा रेस्ट दे दो, 5-1 मिनट साइलेंट रह लूँ ताकि प्रेस में पहुंच जाऊँ। तो अभी मैं घुसते घुसते तक उनके कटघरे में था उत्तर देने के लिए, बड़े आनंद के साथ वार्ताएं की। उसमें से एक बात कहकर आपको पूछने के लिए और कहूँगा कि आप आग्रह से अपनी बात को पूछ सकते हैं। इन एनी लैंग्वेज, इट इज़ योर स्टाइल, आई वॉन्ट इंटरवेन इन दैट। और वो बात ये कहूँगा, तीर्थों को लेकर पूछी थी, मैंने कहा भारत तीर्थों और त्योहारों का देश है, और हमारे तीर्थों की एक विशेषता है, वह जाति से, मजहब से, भाषा से, परंपरा से, जेंडर से, सारी विविधताओं से ऊपर उठकर जो गरीबतम है उसको भी रोटी देने का सहारा बनते हैं और समाज की समृद्धि और विकास का द्योतक होते हैं। इसलिए कोई भी तीर्थ फलता फूलता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, जब उसका प्लान बना और एग्जीक्यूट हुआ, आज वहाँ यात्रियों की संख्या अलग अलग प्रकार के धर्मों की, सिखों के अतिरिक्त इतनी बड़ी है कि आसपास के 100-200 गाँव के हालात कच्चे मकानों से पक्कों में बदलने शुरू हो गए, क्योंकि अनाज भी बिकता है, सब्जी भी बिकती है, हुनर भी जाता है। वहाँ रेडी फड़ी वाला बैठ जाए तो उसको भी कमाने के लिए दिन भर के 50 की बजाय 500 मिल जाता है। हरिद्वार, काशी भी जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये तीर्थों का विकास इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम भूख से मुक्त भारत, बेरोजगारी, अनपढ़ता और अपराध से मुक्त भारत को इसमें से डेवलप करने का एक लाइन ले सकते हैं। केवल यही एक लाइन नहीं है, और भी मार्ग होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये जो वैश्विक आतंकवाद इस समय पनप रहा है तेज गति से, अलग अलग प्रकार के रूपों में, और इन सब रूपों में से कैसे इनका मुकाबला किया जाए, क्या कार्यक्रम लिए जाएं, ये कहते हुए मैं आखिरी पॉइंट एक कहूँगा। हरिद्वार में अभी संस्कृति संसद थी। पहले वक्ता ने बोला कश्मीर से कन्याकुमारी हम भारत एक हैं। लद्दाख के जमयांग दोरजे जो सांसद थे, जब वो आए, उन्होंने कहा जब तक हम जम्मू कश्मीर का पार्ट एंड पार्सल थे, कश्मीर कहने पर हम मान लेते थे हम हैं, चाहे हमारे साथ कितना भी अत्याचार था। नाउ वी आर ए डिफरेंट यूटी, भौगोलिक रूप से अलग हो गए। अब भारत के लोगों ने कहना चाहिए कराकोरम से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक हैं। तो मुझे प्रस्ताव उसमें पारित करना रखना था, तो मैंने कहा कि अब भारत ने प्लेज करना चाहिए, लिखेंगे भी यही, बोलेंगे भी यही, बताएंगे भी यही, कैलाश से कन्याकुमारी हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये बात बहुत छोटी है, और ये अनेक प्रश्नों के उत्तर देने की ताकत इस बात में है। ऐसी भी कुछ चीज़ें उभरेंगी, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है। इंद्रेश जी, आपने इसमें कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का आतंकवाद है, वो पीओके के जरिए भारत में भी आ सकता है। तो इसको देखते हुए आपके हिसाब से भारत को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि इस वैश्विक आतंकवाद जो अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में आने की तैयारी कर रहा है, उसको रोकने? ऐसा है कि प्रश्न बहुत अच्छा है, वर्तमान की समस्या का रूप है प्रश्न, और जो उचित भी है, जिसकी चिंता से भारत के लोगों ने मुक्त होना चाहिए। मैंने अभी इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दस्तक नाम की एक पुस्तक जस्टिस सिद्दीकी ने लिखी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उसका लोकार्पण करूं, तो मैं उसके लोकार्पण पर गया था। देश भर के बहुत बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स आए हुए थे।
वो सब भी बैठे थे जो हमें पानी पी पी कर कोसते हैं अच्छी तरह से, परंतु चाहे वो अच्छे से लें चाहे बुरे में लें, नाम हमारा ही जपते हैं और किसी का नहीं जपते हैं, इसलिए मैंने धन्यवाद किया उनका। तब मैंने उनको कहा था इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और निकालना भी पड़ेगा। मारने वाला भी अफ़गानी है, मरने वाला भी अफ़गानी है। मारने वाला भी इस्लाम मतावलंबी और मुसलमान है, मरने वाला भी इस्लाम मतावलंबी और मुसलमान है। जिस महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा और बच्चे पर अत्याचार हो रहा, वह भी उन्हीं घरों में और परिवारों में से है। परंतु मारने वाले का नाम तालिबान है और मरने वाले का नाम अफ़गान है, बाकी सारी एक ही चीज़ें। तो इसको आखिरकार इस्लाम जगत ने और भारत के सब दलों ने और भारत के लोगों को एड्रेस तो करना होगा कि इसका उत्तर क्या है। पाकिस्तान है, मारने वाला पंजाबी है, मरने वाला सिंधी, बलूच, पख्तून और बाल्टी है। चारों पाकिस्तानी हैं, चारों इस्लाम मतावलंबी और मुसलमान हैं। तो अपने ही घर के अंदर उन पर जुल्म है, तो इसका आखिरकार उत्तर तो देना होगा और उत्तर समझना भी होगा और निसंकोच होकर देना भी पड़ेगा। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ दुनिया में चर्चा चलती है कि माइनॉरिटीज शुड बी सिक्योर्ड एंड शुड बी रिस्पेक्टेड एंड शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड, उनकी भागीदारी भी ठीक होनी चाहिए। दोनों जगह माइनॉरिटी पर जुल्म है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, यह अमानवीय है और सांप्रदायिक है। और अगर कोई नहीं सुनता और रास्ता मिलता तो उनको शरण देना ये उचित है, या उनको उन पर जुल्म होने देने की इजाज़त देना पड़ोसी देशों को कि तुम माइनॉरिटी पर जुल्म करते हो और हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इसलिए मैं इसमें से कहूँगा कि भारत ने कुछ कदम उठाए हैं। एक, जिस दिन तालिबान का कब्जा हुआ, भारत ने अपने चारों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के, उनका आगे का जो फ्लो ऑफ मनी था, असिस्टेंस था, वो तुरंत रोक दिया। दूसरा, उन्होंने इंटरनेशनल फोरा पर सीधा स्टैंड लिया, एनी गवर्नेंस विच बिलीव्स इन वायलेंस, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे। तालिबान की हुकूमत बड़ी तेज़ गति से तड़प रही है कि भारत किसी तरह से हमें स्वीकार कर ले, पर भारत ने अपना कार्ड बहुत साफ बता दिया, नो, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। और यही इच्छा शक्ति बनाना ज़रूरी है। और इसलिए इस सारे में कुछ सुझाव इस सारे में आएंगे। कुछ ने लिखकर बोला कि एक प्रॉपर समय आ गया है, 14 नवंबर 1962 का संसदीय संकल्प, 22 फरवरी 1992 का संसदीय संकल्प और प्रेजेंटली 2019 का संसदीय संकल्प। व्हेन वी टॉक ऑफ जम्मू कश्मीर, व्हेन वी टॉक ऑफ लद्दाख, तो पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान ये सब उसमें आता है। इसलिए इनके आवागमन को कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इन प्रैक्टिस बदला जाए, ऐसे भी लोगों के सुझाव आ रहे हैं। परंतु देश की सरकार और सेना सजग है इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मैंने और आपने इसका कौन सा जवाब देना, तो इतना पक्का है कि हम सारे 135 करोड़ मिलकर एक स्वर में बोलें, एनी गवर्नेंस, एनी वेयर गवर्नेंस थ्रू वायलेंस, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका जो प्रेशर बनेगा, और इस प्रेशर के अंदर चीन और पाकिस्तान भी एक्सपोज होंगे, और धीरे धीरे करके शायद एक संभावना भी हो सकती है इस सारे में कि पाकिस्तान 1947 में बना, हमारी आज़ादी से पहले दिन। कहते हैं पाकिस्तान पहले बना, हमें आज़ादी एक दिन बाद मिली। हमें आज़ादी पहले नहीं मिली है, पाकिस्तान बनने के बाद आज़ादी मिली, विभाजित भारत के रूप में। 71 में वो पाकिस्तान टूटा। हो सकता है कोई सन ऐसा निकल जाए जब पाकिस्तान भी 3-4 हिस्सों में बिखरता हुआ नज़र आए,
और आपकी कुछ चीज़ों का विस्तार ऑटोमेटिकली होने के रास्ते खुल जाएं। परंतु सद्भावना करनी पड़ती है और सत्कर्म भी करना पड़ता है। वो क्या होंगे और कैसे होंगे इसकी प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। अपना कमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। और आई एम ऑफ दिस आइडियोलॉजी एंड डेफिनेटली ऑफ दैट स्टैंडर्ड कि वो दिन अगर हमने 370-35 से हटते देखा है, मंदिर बनते देखा है, योग को दुनिया को स्वीकार करते देखा है, कोविड से भारत दुनिया की रक्षा करते हुए देखा है, तो शायद हम सीमाएं बदलते हुए भी देख सकते हैं। हाँ जी, जिस तरीके वैश्विक शांति की तो बात हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान का आतंकवाद जिस तरीके से परंपरा है उसको हम देख के बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में भी हिंसा जिस तरह नागालैंड में भी हुआ, त्रिपुरा में रहा, मथुरा में की हालत क्या की है, तो इस तरीके से भी जो घरेलू हिंसाएं हैं उस पर किस तरीके से फोकस किया जाएगा और उसको किस तरीके से रोका जाएगा, उस पर क्या है, ये टेररिज्म है क्या है, किस तरीके से? आपसे प्रार्थना करूँगा थोड़ा सा उदाहरण देते समय थोड़ा सा मोर ब्रॉडर रहिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ। जब आपने त्रिपुरा कहा तो आप उसमें बता देते कि कश्मीर भी है, आप उसमें कह देते पालघाट भी है, आप उसमें कह देते बांग्लादेश भी है, आप उसमें कह देते कि महाराष्ट्र में जो संस्था ने जुलूस निकाला वो भी है। सिलेक्टिव नहीं बोले, जब बात करनी है भारत की तो संपूर्णता में बोले, नहीं तो झंझट खड़ा हो जाता है, शक होने लगता है कि ये मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मैं जानता हूँ आप गड़बड़ नहीं है, आई एम दैट बिलीव डेफिनेटली, पर मैंने उसमें सुधार किया। बोलने से कभी कभी नज़रिए पर असर पड़ता है और इसलिए हमने तो इसमें से कहा है कंडेम ऑल। इसलिए त्रिपुरा के अंदर है ये चीज़, तो हमने बंगाल को भी उसी लहजे में कंडेम करना चाहिए जिसमें हम त्रिपुरा के लिए अपेक्षा करते हैं। हमने लखीमपुर को अगर कंडेम किया तो हमें पालघाट को भी उसी नज़रिए से कंडेम करना चाहिए और इन सबसे ज़्यादा कठोर नज़रिए से हमने कश्मीर को भी कंडेम करना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो मान लेना चाहिए वो बेईमान है, पाप और अपराध करते हैं। इसलिए हम इसमें पक्का ये कहने वाले हैं ऑल दैट टाइप ऑफ वायलेंस ये देश में नहीं होनी चाहिए। और जो नेता ऐसी वायलेंस को भड़काते हैं उन लोगों में, लोकतंत्र में एक ही मार्ग है, टीच द लेसन दैट इज़ बाय वोट, वो करना चाहिए। इसलिए ओवैसी ने जब कहा कि आजमगढ़ में हम शाहीन बाग बनाएंगे, तो मैंने हैदराबाद गया हुआ था, वहाँ कार्यक्रम में कहा कि मैं ओवैसी को कहूँगा कि उसने हैदराबाद वो शाहीन बाग बनाना है तो अपने हैदराबाद में बना ले, उत्तर प्रदेश को क्या डिस्टर्ब करने का। हैदराबाद वाले सुन नहीं रहे हैं, इसलिए वहाँ जाकर क्यों खामखा में और गलत काम करता है। इसलिए आप अच्छा नहीं कर सकते तो आपको बुरा करने की कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वी कंडेम ऑल टाइप ऑफ वायलेंस। और इसलिए उसी ममता बनर्जी के मुझे लोग मिले 2-3 दिन पहले, तो मैंने कहा आपने वो सब रास्ते अपनाए और त्रिपुरा में इन्वेस्ट किया कि मैं बंगालियों की सर्वमान्य नेता हूँ और ऐसी चीज़ों की चैंपियन है, क्योंकि वहाँ बंगाली भाषा और बंगाली परिवेश की जनसंख्या अधिक है। परंतु वहाँ के लोगों ने बता दिया यू आर नॉट प्रॉपरली फिट फॉर बंगाल एंड बंगाली आल्सो, अब देश के लिए तो है ही नहीं है। इसलिए उसने कितना करोड़ और कितना मैन पावर इन्वेस्ट की, अब उसका बदकिस्मती है, उसको बेचारी को एक सीट इसलिए शायद दे दी होगी कि बुरा ना लगे, थोड़ा दाग रहे, नज़र ना लगे। तो पर समझ में आएगी कि नहीं आएगी कि जिस रास्ते से वो चली है वो इस देश की डेमोक्रेसी को और इस देश के संविधान को पसंद नहीं है, इसलिए वो वहीं सीमित रह गई। और पहले बार में ही देश की जनता ने उसको ठीक उत्तर दे दिया। फुल ऑफ पीस था, नॉट ऑफ वायलेंस था, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी था, नॉट ऑफ कम्युनल था। उसने कम्युनल उत्तर दिए, त्रिपुरा के लोगों ने सेकुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तर दिए। सर, लेकिन ममता बनर्जी तो पीएम के लिए तैयारी कर रही है, तो करनी चाहिए, तो आप भी कल करेंगी तो इसमें क्या एतराज़ है। इस देश के हर आदमी को इस बात के लिए इजाज़त है
आप पहले धरती पकड़ होता था ना, एक आदमी जिसने 13 बार लगातार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए फार्म भरता रहा, तो उसने कहा कम से कम मेरा नाम बच्चे बच्चे तो को याद हो गया, सो आई थैंक्स टू द नेशन। तो इसलिए ऐसा है कि इसलिए वो कुछ भी तैयारी करेगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वही हो जाएगा। इसलिए उसकी तैयारी का एक नशा पहला ही उसको सबक के रूप में पता लग गया। त्रिपुरा रिजेक्टेड हिम बैडली। फिर भी आप कहेंगे कि वो तैयारी कर रही है, तो आप नहीं कहेंगे तो फिर न्यूज़ बिकेगी नहीं, न्यूज़ पढ़ी नहीं जाएगी। इसलिए कहना ही चाहिए, ताकि इससे टेम्परेचर माहौल ज़रा बॉइलिंग रहता है, गर्म रहता है। परंतु लेसन इज सो क्लियर कि त्रिपुरा ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और देश में बंगाली पॉपुलेशन का नेक्स्ट प्रोविंस वही है, और उसी पॉपुलेशन ने उसी भाषा में है तो उसको उत्तर दे दिया। और उस फिर भी नहीं समझे तो जो ना समझे वो अनाड़ी है। हाँ जी, तो इसके बारे में विश्वग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को कि नॉलेज हम लोग कम है इसके बारे में। ऐसा है कि 3 संस्थाएं हैं। एक के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा मालूम है, मेरे से भी ज़्यादा मालूम होगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में। वो बहुत लोकप्रिय हो गई और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। वैसे मेरा आपको निमंत्रण मिलेगा 16 और 20, यहाँ 2 क्रिसमस के कार्यक्रम भी हैं। एक भारतीय क्रिश्चियन मंच है, उन्होंने किया है। एक इंडिपेंडेंट चर्चेज़ के विश्व और आर्क विश्व ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया। मैं दोनों में रहने वाला हूँ, तो आप भी उसमें आइए कि क्रिश्चियन से जो डायलॉग चल रहे हैं उसके भी एक नमूना आपको देखने को मिलेगा। परंतु मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसलिए बना था कि अध्ययन भी होना चाहिए और डायलॉग भी होना चाहिए। पिछले 500-700 साल में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा डायलॉग नहीं हुआ। प्रयत्न तो किए, इतिहास के अंदर गुरु नानक देव जी भी मक्का शरीफ गए थे इसी प्रयत्न के लिए। इतिहास के अंदर महामती नाथ हैं जो छत्रसाल के राजगुरु थे, लगभग पैरेलल टाइम के हैं, वो भी मक्का और मदीना गए थे, 7-8 महीने रहे थे। गुरु नानक देव तो महीना भर रहे थे, उन्होंने भी प्रयत्न किए थे, पर उनकी जान को खतरा रहने के कारण वो आए। भारत में भी कुछ महापुरुष हुए जिन्होंने कोशिश की, पर वो नहीं चले। बापू ने भी कोशिश की थी, पर बापू सफल नहीं हो सके। इन सब का मैंने अध्ययन जरूर किया, और उस अध्ययन में से और इन प्रैक्टिस मैंने जो प्रैक्टिस की जम्मू कश्मीर में और देश में, तो मैंने जब भगवा हिंदू आतंकवाद का दौर था उस समय बहुत प्रैक्टिस हुई, तो मुझे लगा कि और ढंग से विचार करके रास्ता लेना चाहिए। तो उसकी एक सफलता की कहानी चल पड़ी है। कहाँ पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, होपिंग बहुत अच्छी जाएगी। अभी जो है दूसरा है फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल्स का फॉर पब्लिक अवेयरनेस, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जन जागरण का थिंक टैंक के रूप में भी काम करना और मास अवेयरनेस के रूप में भी काम करना, इसका एक ये मूवमेंट है। विश्वग्राम में भारत का एक नारा है वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में किसी का ये नारा नहीं है कि सारा विश्व एक कुटुंब है, हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो इससे कन्फ्लिक्ट्स में से मुक्ति का मार्ग निकालने के लिए साझा हो सकते हैं। इसलिए जितनी तरह की भी सिविलाइजेशन है, जितनी तरह के भी रिलीजन्स हैं, जितनी तरह भी के कास्ट लैंग्वेजेज हैं, जितनी ट्रेडिशंस हैं, वह एक परिवार के रूप में कहीं डायलॉग कर सकती हैं। इसका एक प्रयत्न उसमें से है। इन तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों के जन्म में मैं आधारभूत से हूँ, तो इसलिए ये तीनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को लिया और ऐसी मल्टी एक्टिविटीज़ उनकी चलती रहती हैं। इस समय अमृत महोत्सव 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ के समय में है, इसलिए 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ में जिन को गुमनामी में डाल दिया गया और जो सचमुच में स्वतंत्रता के हकदार बनते हैं,
रानी झांसी से लेकर सुभाष तक, ये स्मरण किए जाएं। और जो विभाजन के हकदार बनते हैं, गलती से हमने उनको स्वतंत्रता का नायक मान लिया, इस पाप से भी प्रायश्चित हो जाए। तो इसलिए उनको भी स्मरण करने का काम 5-7 मिनट करेंगे इसमें। ये मैंने इसलिए कहा कि आज मैं अनेक कार्यक्रमों में गया हूँ। इस समय नॉर्थ ईस्ट था, अभी 22 तारीख 21 को ना 22-21 13 14 7-8 में, तो उस समय मैंने वहाँ कहा था, वहाँ के 13 या 17 लोग थे, 17 आने थे, 13 पहुँचे थे, जिनको पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में उनके बुजुर्गों की भूमिका के लिए याद किया गया और सम्मानित किया गया। तो इसलिए अमृत महोत्सव है, जो हकदार हैं उनको सम्मान मिले, जिन्होंने हक सबका छीन कर विभाजन के हकदार थे परंतु आज़ादी कर ली, उनको भी ठीक समझ में आ जाए कि नहीं भाई, तुम्हारे कारण विभाजन है, इनके कारण स्वतंत्रता है, हमें नफ़रत किसी से नहीं। तो ऐसे ये सारे कार्यक्रम इसमें से चला रहे हैं। एक छोटी जानकारी मैं चाहता हूँ आपसे कि वसीम रिजवी जी ने आज हिंदू धर्म अपनाया हुआ है, अपना लिया है, आज हरवीर महर नाम से। क्यों उन्होंने आज मुस्लिम से उनको बाइकआउट किया, उन्होंने हिंदू धर्म पे कुछ बोला था, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? आप जाइए उनके पास और उनसे पूछ लीजिए। आपके नज़दीक ही रहे, आपके मेरे नज़दीक कौन नहीं है सर, मेरे नज़दीक तो मुझे तो मिलने के लिए आपके जामा मस्जिद के दिल्ली के इमाम भी आते हैं, सिराज कुरैशी यहाँ का भी आता तो मुझे सलमान भी है मिलने के, अजमल भी आता है। मुझे तो याद ये सारे करते हैं, ये कोई अंधेरे में आता है, कोई सवेरे में आता है। तो इसलिए बाबर अशरफ भी आता है, तो किर रजा भी आता है। मैंने बताया, कोई कहते हैं कि देखिए भाई साहब अभी नाम एक्सपोज ना हो, कुछ कहते हैं नहीं हम खुलकर हैं, तो हाँ कलवे जवाद भी हम एक, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वो उनसे आप पूछिए, ये फीलिंग्स हैं आदमी के अपने, अब व्हाट हैपेंड विद हिम तो वो बताएंगे। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनकी कथा उन्हीं की ज़ुबान से लिखें, जिसकी कथा उसी की ज़ुबान। हाँ जी, जिस तरह कश्मीर में बहुत मजबूती के साथ भारत 1970 और 35A पर काम किया गया, किसी तरह से क्या हम PMD में कुछ दे सकते हैं? ऐसा है कि मैंने जब जम्मू कश्मीर में 17 साल रहा, मैंने कॉन्स्टेंटली फीड किया था। मैंने कांग्रेस को भी फीड किया था प्रणब मुखर्जी के थ्रू, और मैंने भारतीय जनता पार्टी को और कुछ और संघ परिवार में इनको भी, इसके अतिरिक्त भी बहुतों को किया था फीडिंग। मेरा पॉइंट बहुत बड़ा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें 370 को मान्य नहीं किया गया था। कांग्रेस के भी 90% सदस्यों ने उसका विरोध कर दिया था। यह धारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ उसमें जुड़ी, इसलिए इसमें कोई ना असेंबली का रोल था, ना पार्लियामेंट का रोल था, ना ही संविधान जो बना उसकी कोई भूमिका बनी। ये बाहर से प्रेसिडेंट के संज्ञान से इसका रोपण हुआ। मैंने फिर ये भी फीड किया कि मैंने कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के जो राजदूत यहाँ रहे उनसे पूछा, आप 370 को कहते हैं रहनी चाहिए, परंतु ये 370 भारत के संविधान में टेम्परेरी है। ये बात मैंने मुस्लिम नेताओं से भी पूछी कश्मीर के। आपको 60 साल से अधिक राज करने को कश्मीर में मिला, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में भी मिला, आपकी वोट से सरकारें जो बनी उनको। आपने 370 को आज तक उसको पक्का क्यों नहीं किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का बाह्य है और आज भी वो टेम्परेरी है। वाई इट इज़ टेम्परेरी? जस्टिस सेठी होते थे, आज स्वर्गवास हो गया उनका, जो इसके सुप्रीम हाई कोर्ट कर्नाटक के भी चीफ जस्टिस रहे, मेरे अच्छे मित्र थे, साम्यवादी विचार के। मैंने कहा आपके किसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कभी संज्ञान नहीं लिया, दिस आर्टिकल इज टेम्परेरी, इट इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एन इंसर्शन।
तो आपने कभी संज्ञान लेकर कश्मीरी जजों ने इसको परमानेंट क्यों नहीं किया और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया? क्योंकि हो नहीं सकती, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को हमें विड्रॉ करके नए सिस्टम को लेना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा इसलिए कुछ नहीं था, प्रेसिडेंट ने इतना ही संज्ञान लिया कि मेरे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनकी कलम से 370 और 35 से यह संविधान के साथ जोड़ी गई, जो संविधान का हिस्सा नहीं थी। इसलिए उस समय प्रेसिडेंट की कलम से ये ऐसे आया। अब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं सो मोटिव इसको विड्रा करता हूँ हुक्म को, और इसलिए अब 370-35 से नहीं रहेगी, चली गई। दुनिया में कोई लीगल बहस नहीं खड़ी हुई कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इसकी लीगेसी इतनी थी। और मैंने अच्छे तरह समझी। तब मैं जब प्रेसिडेंट को मिलने गया था, प्रणब मुखर्जी को, मैंने उनको कहा ये 8,17,000 मुसलमानों के हस्ताक्षर हैं अगेंस्ट दिस आर्टिकल। तो इसलिए, और मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अब बहस पड़ी है उस दिन की, डॉक्टर ये भीमराव अंबेडकर उनकी पुण्यतिथि है, वो बाइकआउट करके चले गए, हस्ताक्षर नहीं किए उन्होंने। हजरत नुमानी के नेतृत्व में 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मुसलमानों ने विरोध किया विद दिस रेजिस्टेंस कि ये आर्टिकल देश की एकता को बांट देगा और अखंडता के लिए खतरा बनेगा, इसलिए अब इसको नहीं करना चाहिए। सो वी आर बाइकॉटिंग बाई एज ए प्रोटेस्ट। ये चले गए। फिर मैंने कहा वहाँ वोटिंग हुई, लीगल नहीं, ऐसे जस्ट टू हैव ए कि टेस्ट क्या है। मैंने कहा 90% ने अगेंस्ट कहा कि नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हमारी नॉलेज में नहीं आया। उन्होंने मेरे सामने ही बैठे बैठे पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में और प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में उस समय की बहस को 10 मिनट, हम 20 मिनट के लिए मिलने के लिए टाइम था, हम 50 मिनट बैठे और उन्होंने बताया कि हाँ सर ऐसा ही है। वहीं से उन्होंने फ़ोन किया कांग्रेस में कि उन्होंने कहा ये सच्चाई है तो वी शुड रीथिंक ऑफ दैट, पर वहाँ रीथिंक नहीं हुआ, वो चले गए। तो मैंने आपको बताया इसलिए 370 ना पाकिस्तान ने कभी कहा कि ये इट शुड बी मेड एन परमानेंट आर्टिकल। जो 370 के पक्षधर थे उन्होंने कभी नहीं कोशिश की 370 परमानेंट हो जाए। देश के अंदर जो जुडिशरी में लोग थे, जो कुछ भी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा 100 मोटिव ले सकते थे, उन्होंने कभी नहीं लिया। यह एक रहस्यमय कथा है जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझा और जाना, इसलिए बताया कि ये है। परंतु ये तो इंटरनली पार्ट एंड पार्शल था, तो हम करवा सकते थे और कर सकते थे। परंतु पीओजे के अभी फिजिकली अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए इलीगल ऑक्यूपेशन में हम कुछ भी करवाएंगे तो स्वाभाविक रूप से एक छोटी या बड़ी जंग लड़नी बात कहा जाएगी। अब वो सेना तय करेगी कब कौन सा काम करना है और सरकार तय करेगी। पर सरकार ने एक बात बड़ी क्लियर ली है कि उनको भारत में आने जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं चाहिए। हमारा पॉलिटिकल स्टैंड इंटरनेशनली है, दीज एंड पार्ट एंड पार्शल ऑफ भारत, ये भारत ही है। इसलिए जब भी हम जम्मू कश्मीर के लिए सोचेंगे तो उसको मिलाकर सोचेंगे और उसको मिलाकर करेंगे। और भारत सरकार इस दिशा में कुछ कदम धीरे धीरे बढ़ भी रही है। आप खुशबू लेना चाहेंगे तो थोड़ा घूमेंगे आसपास विदेश मंत्रालय के और रक्षा मंत्रालय के, तो आपको कुछ विजय नज़र आएंगे। इंद्र जी, एक सवाल और है। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है और संविधान की प्रस्तावना बदलने की बात चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, इस शब्दों की एक डिबेट है देश में। ओल्डेस्ट नेम तो आर्यव्रत है, पर लगभग पैरेलली भारत आ गया था। फिर भारतवर्ष बहुत साल और 3-4-5 हज़ार साल पहले चाइनीज़ लैंग्वेज में जो हमें बुलाया गया और अरेबिक लैंग्वेजेज में जो बुलाया गया और अफ्रीकन लैंग्वेजेज में हमें हिंद कहा गया। तो वो हिंद, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द आए
और 250 साल 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने हमें इंडिया कहकर पुकारा। वी एक्सेप्टेड ऑल। और कुछ लोगों का कहना है, जैसे मैं इंडोनेशिया गया, थाईलैंड गया, तो उन्होंने कहा, और मैं नेपाल जा रहा था तो जनकपुर एयरपोर्ट पर हुआ, मैंने अपने कागज़ में भरा भारत भारतीय। मुझे अफसर ने कहा कि प्लीज़ वी रिक्वेस्ट कि आप इंडिया और इंडियन लिख दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं भारत भारतीय हूँ। तो 15-20 में सारे यात्री भी इकट्ठे हो गए उस डिबेट में। छोटा सा एयरपोर्ट है, 25-30 यात्रियों का जहाज़ था और डिले हो गया था। उन्होंने कहा देखिए, जब आप भारत कहते हैं तो हम भी उसमें आते हैं। नेपाल और इंडिया दो हैं, थाईलैंड और इंडिया दो हैं, भारत कहने तो हम भी कहीं ना कहीं उसी कल्चर के हैं। इसका मैंने एक्सपीरियंस लिया है, और ऐसा सामान्य एक्सपीरियंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीपल। हमारे आज के शेर बहादुर देवा और सूर्य बहादुर थापा, जब ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, तो चाय पर मेरी इनसे होती थी। उन्हें कहा आज हम भी ये श्लोक बोलते हैं, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति। हिमालय के उत्तर, तो नेपाल भूटान तो उसी में आता है, पर हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने आज तक नहीं कहा ये भारतीय विस्तारवाद है। प्रचंड आ जाएगा तो कहेगा इस श्लोक को हटा दो, ये भारतीय विस्तारवाद है। मैंने कहा उसकी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने भी अपनी शादी के संकल्प में, जन्म के संकल्प में इन्हीं श्लोकों से की है। सर एक सवाल है कि कल फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आया था, आपने सुना होगा कि किसानों की तरह अपनी कुर्बानी देनी होगी अगर 370 वापस चाहिए तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि हम लोगों को मरवाएंगे और भूखा मारेंगे और जनता के लिए कष्टकारी बनेंगे। फारूक जी ये बात लिखकर भेज देना, कहना कि इन बातों के उत्तर दे दो। इट्स स्टेटमेंट क्लियरली शोज ही लव्स वायलेंस नॉट पीस। तो उसका स्टेटमेंट इस बात का द्योतक है, ही लव्स वायलेंस नॉट पीस। हमारा ये कहना है कि किसान भी जो बैठे हैं, सारे देश का, अब इसको किसान आंदोलन देश का आंदोलन लिखते हैं, सच में ये ईमानदारी है या बेईमानी है? सारे देश का नहीं है ये, इन राज्यों का भी नहीं है, पर जिनका है उनका है। कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, ह्यूमन वैल्यू से आज जो उनकी मांग थी पूरी होगी, बाकी के लिए वो कमेटी बनाए, डायलॉग करें, और रास्ता रोक कर बैठे रहना अब भी, क्या ये संवैधानिक है, मानवीय है, या केवल राजनीति है? क्या राजनीति के कारण आप संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, मानवता को कुचलेंगे, और आप इस बात का द्योतक बनेंगे? फारूक अब्दुल्ला का, उसने तो ये भी कहा था हम चीन की मदद लेंगे, तो आप अलाउ करेंगे फारूक साहब चीन की मदद लीजिए 370 के लिए और बिठा लीजिए और हम सब गुलाम हो जाएंगे? क्या मान लेंगे? दिस नॉनसेंस विल शुड ट्रेवल। वो कुछ भी बोलेगा तो हो जाएगा और हम स्वीकार कर लेंगे। इसके लिए ना मैं संघ का प्रचारक हूँ, ना पत्रकार हैं। गुलाम मैं ही नहीं हूँगा, आप भी तो होंगे ना। उत्पीड़न आपका भी होगा, हमारा भी होगा। तो क्या आप उस वायलेंस को और ऐसे नेता को फलने फूलने की इजाज़त देंगे और फलने फूलने के लिए रास्ता देंगे जो कह रहा है कि हम चीन की मदद लेंगे? जिस चीन ने ये घोषणा की थी मैं एक कीटाणु बना रहा हूँ जिससे विकास होगा और समाज के लिए स्वस्थता आएगी, उसने वो बनाया, मेड इन चाइना है, मेड बाई चाइनीज़ है, वुहान में, उसका मार्क क्लियर है। वो दुनिया के 48 लाख लोग खा गया, 4 लाख भारत के भी हैं। उसका सामान से लव अफेयर क्यों? उसका मदद लेने वाले नेता के प्रति ऐसी भावना क्यों? हम इतनी गुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकते तटस्थ होकर, और ना जीने के लिए किसी को इजाज़त देंगे। इट डजंट मीन कि वो नेता है और वो क्या आपकी इज्जत बेच देगा, हमारी सॉवरेनिटी का सौदा कर देगा, वो हमारे पीस से खेल जाएगा, क्या हमारी डेवलपमेंट की धाराशाही कर देगा? आप इजाज़त देंगे क्या? नहीं देनी चाहिए, ना देंगे और ना होगा। वी आर थिंकिंग ऑफ कैलाश। उसको लगता है कि यहाँ दम घुटता है, चला जाए ना, जहाँ जाना है, अरब जाए, अमेरिका जाए, जहाँ बीवी तो इंग्लैंड में रहती है वहाँ चला जाए। अब वो सुखी रहेगा, बुढ़ापा ठीक जाएगा। मुझे मिलते कभी कभी
मैं कश्मीर में बोल रहा हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ पत्नी जब वहाँ है तो तू भी वहीं जाकर रह लेना, ताकि शांति से तो चले जाए। क़यामत के समय फैसला होना, तेरा तो पुनर्जन्म होना नहीं। तो इसलिए ये बातें, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता साहब। नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज, इट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये कोई किसी की पॉलिटिक्स की दादागिरी नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, नहीं हो सकता। मैं उसको कहता था कि मैं जम्मू कश्मीर में, आप कह रहे हैं कि आप वोट का अधिकार ले लीजिए इंदिरा जी, कोई नहीं कुछ कहेगा। मैंने कहा हमें लेना नहीं है, वो हमारा है। आपने जो हमसे छीना हुआ है आप वापस देंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, वो दिन आएगा। और तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 11 तारीख का कार्यक्रम है इसको आप कवर करिए, और आपका सहयोग इस बात में भी चाहूँगा, आने वाले कल में एक खुशहाल भारत, शक्तिशाली भारत बनाने में और एकजुट भारत बनाने में हम रोल प्ले कर सकें। इसलिए लगभग जितने मेजर रिलीजन्स हैं उन सब के वक्ता और प्रवक्ता इस कार्यक्रम में हैं।